नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का गेट पास क्वेश्चन श्रृंखला में स्वागत है। और 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, आज फिर से उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में 25 क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्लास होती थी उसमें 10 ही क्वेश्चन रहते थे, लेकिन हमने क्वेश्चन की संख्या आज बढ़ा दिया है। आज की जो क्वेश्चन संख्या है वो कितनी हो गई है? 25 जो क्वेश्चन संख्या है उसमें 10 आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके के हैं, 10 आपके करंट से हैं और 5 आपको डेली अनुच्छेद मिलेगा। ये श्रृंखला अब जो गेट पास क्वेश्चन की चलेगी, अब इसमें डेली के डेली 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10 आपको उत्तर प्रदेश जीके से रहेगा, 10 आपको करंट से रहेगा और 5 क्वेश्चन आपको संविधान यानी अनुच्छेद से रहेगा। ऐसे आपका करंट भी तैयार होता रहेगा और अनुच्छेद भी तैयार होता रहेगा। और उत्तर प्रदेश का ये आज का जो 10 क्वेश्चन जोड़ देंगे तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 160 प्रश्न हम लोगों ने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। आज के 10 क्वेश्चन को लेकर देखेंगे तो 160 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित हमने क्या किया? डिस्कस कर लिया है। अगर आप क्या करिए, आप अगर इन सब का अच्छे से नोट्स बनाकर डेली का डेली अगर रिवीजन करेंगे तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है बागों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बागों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा हो जाता है? लखनऊ। ठीक, लखनऊ प्रसिद्ध है। लखनऊ के बारे में हमने आपको कितनी बार बताया कि लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी भी है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। 1921 में राजधानी घोषित किया गया। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से गोमती नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में ही स्थित है। असफद दौला के द्वारा उसका क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना में लखनऊ किसके लिए जाना जाता है? तो चिकनकारी के लिए जाना जाता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया बागों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हो जाता है? लखनऊ। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पांडुलिपि पुस्तकालय का निर्माण या स्थापना किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो एक जिला हो जाता है जिसका नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक, तो प्रयागराज में पांडुलिपि पुस्तकालय की स्थापना की गई है। और प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद था, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। और प्रयागराज में हाईकोर्ट भी स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। ठीक, प्रयागराज में ही यमुना नदी आके क्या होती है? गंगा से मिल जाती है, जो उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से प्रवाहित होकर आती है। और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर जिले से। सहारनपुर जिले की खासियत है ये है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हो जाता है सहारनपुर। ये संतरा के लिए भी जाना जाता है और ये एक जिला एक उत्पाद योजना में लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। ठीक, और यहीं सहारनपुर में ही शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? जौनपुर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? जौनपुर। जौनपुर लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाता है, जिसकी संख्या कितनी हो जाती है? 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं पाई जाती हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाता है? गौतम बुद्ध नगर। 1000 पुरुषों पर 851 महिलाएं पाई जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के किस जिले का है? तो जौनपुर का है। और सबसे कम कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का। और गौतम बुद्ध नगर से एक बात और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध नगर वह जिला है जो साक्षरता दर में सर्वाधिक है। सबसे कम साक्षर दर वाला जिला कौन सा हो जाता है? श्रावस्ती। अगर महिला की बात करेगा तो कानपुर नगर जो है वो सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला महिलाओं के लिए हो जाता है। सबसे कम की बात करेगा तो इसमें भी कौन सा हो जाता है? श्रावस्ती। अगर आपसे पूछे किस जिले की जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, तो गाजियाबाद की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और किस जिले की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो मध्य प्रदेश से क्या है? 3 तरफ से घिरा हुआ है। ललितपुर किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। झांसी मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3। ललितपुर, जालौन और झांसी
ठीक। ललितपुर, जालौन और झांसी, ये झांसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। और टोटल मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 18। कितने जिले हैं? 75। विधानसभा सीट कितनी है? 403। विधान परिषद सीट कितनी है? 100। ये लोकसभा सीट कितनी है? 80। राज्यसभा सीट कितनी है? 31। तो इसका आंसर हो जाएगा, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2018 से किया गया, जिसमें जौनपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ऊनी कालीन के लिए जाना जाता है। ठीक, ऊनी कालीन के लिए जाना जाता है। कौन सा? जौनपुर जिला। हमने आपको 18 मंडल में बताया था। मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही। ये तीन के तीनों जिले किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये कालीन के लिए जाने जाते हैं। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, कालीन के लिए जाना जाता है। ठीक। पश्चिमी जिला शामली हो जाता है, लौह कला के लिए जाना जाता है। उत्तरी जिला सहारनपुर हो जाता है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। पूर्वी जिला बलिया हो जाता है, जो किसके लिए जाना जाता है? बिंदी, बोलचाल की भाषा में जिसे क्या कहते हैं? टिकुली। अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। हमने आपको बताया कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो मध्य प्रदेश से क्या है? 3 तरफ से घिरा हुआ है। और ललितपुर एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम के लिए जाना जाता है। किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो ललितपुर की है। 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की क्या हो जाती है? जनसंख्या घनत्व हो जाती है ललितपुर की। अगला क्वेश्चन, होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य, होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो खिचड़ी नृत्य का आयोजन जो किया जाता है ये थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। हमने आपको बताया था खिचड़ी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर जिले में खिचड़ी मेला या खिचड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। अच्छा, खिचड़ी मेला तो गोरखपुर में लगता है, लेकिन ये खिचड़ी नृत्य जो किया जाता है होली के अवसर पर, तो ये थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये किया कहाँ जाता है? गोरखपुर में। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है और वर्षा कितनी होती है? 154 सेमी होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ, सॉरी, गोरखपुर में जो वर्षा होती है 184 सेमी होती है। सबसे कम वर्षा जो होती है मथुरा में होती है। कितनी सेमी होती है? 54 सेमी होती है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल के रुकुमकोट से होता है। और राप्ती नदी को गोरखपुर का क्या कहते हैं? शोक नदी भी कहते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना में गोरखपुर किसके लिए जाना जाता है? तो टेराकोटा के लिए जाना जाता है। ठीक। और सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी कहाँ होता है? तो गोरखपुर में होता है। तो ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। थारू जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहता हूँ कि थारू जनजाति जो है, थारू जनजाति के जो लड़के और लड़कियां हैं इनके शिक्षा के संबंध में लखीमपुर खीरी में एक विश्वविद्यालय यानी महाविद्यालय का स्थापना किया गया है, जहाँ पे थारू जनजाति के बच्चों को क्या किया जाएगा? शिक्षित किया जाएगा। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? लखीमपुर खीरी में की गई है। ठीक, लखीमपुर खीरी में की गई है। और ये जो जनजाति है जादू टोना पे क्या करती है? विशेष करके ध्यान देती है। जादू टोना पे विशेष ध्यान देती है। उसके बाद या इस जनजाति के अंतर्गत बदला विवाह भी होता है। बदला विवाह का मतलब ये होता है कि अगर किसी की शादी अगर किसी की लड़की से हो रही है तो उस लड़की को भाई को अपनी बहन को देने की प्रथा इन सब के अंदर क्या होती है? चलती है, यानी थारू जनजाति के अंतर्गत। ठीक, ये जादू टोना पे क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करते हैं। और इनके संबंध में जैसे अगर हम पूछे कि अगर इनका जो सुबह का भोजन है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कलेवा के नाम से जाना जाता है। जो दोपहर का इस जनजाति का भोजन है उसे मिझनी के नाम से जाना जाता है। और जो शाम का भोजन है उसे क्या कहते हैं? तो बेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो थारू जनजाति के द्वारा खिचड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? तो गोरखपुर में। बात समझ में आई? अगला, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ललितपुर में स्थित है। इससे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मेंढक मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेंढक मंदिर स्थित है लखीमपुर खीरी में। और अदरौना देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित था महाराजगंज में। एक जिला एक उत्पाद योजना में महाराजगंज किसके लिए जाना जाता है? तो फर्नीचर के लिए जाना जाता है। और एक जिला एक उत्पाद योजना में लखीमपुर खीरी किसके लिए जाना जाता है? जनजाति उत्पाद के लिए जाना जाता है। हमने लखीमपुर खीरी से आपको कितनी बातें बताया कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, जिसका क्षेत्रफल हो जाता है 7680 वर्ग किलोमीटर। और यहीं पे थारू जनजाति के लड़कों को या बच्चों को शिक्षित करने के लिए महाविद्यालय की स्थापना भी की गई।
उसके बाद लखीमपुर खीरी के बारे में हमने आपको ये भी बताया, अच्छा, कि लखीमपुर खीरी के बारे में हमने ये भी आपको बताया कि यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी हो जाता है और यहाँ पे थारू जनजातियों को क्या गया, बच्चों को शिक्षित करने का प्रावधान भी किया गया है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। ठीक, तो देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर किस जनपद में हो जाता है? तो ये ललितपुर में हो जाता है। अगला, माथा कौर मंदिर किस जनपद में है? माथा कौर मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हो जाता है? कुशीनगर जनपद हो जाता है। कुशीनगर एक जिला एक उत्पाद योजना में देखिए तो कुशीनगर किसके लिए जाना जाता है? केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए जाना जाता है। कौन सा नगर? कुशीनगर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना को कब से लागू किया गया या कब से चलाया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया 1992 ईस्वी से। यानी किसान बही योजना को उत्तर प्रदेश में कब से प्रभावी किया गया? तो ये प्रभावी किया गया 1992 से प्रभावी किया गया। प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल किस जनपद से संबंधित है? ये गोरखपुर से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? गोरखपुर से। आप गोरखपुर से ये भी याद रख सकते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन है, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज हो जाता है और उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? गोरखपुर में हो जाता है। और गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी। और राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक नदी भी कहा जाता है और यहीं पे खिचड़ी मेला का आयोजन भी किया जाता है। और सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। कितनी सेमी होती है? 184 सेमी वर्षा गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा की बात करें तो मथुरा हो जाता है। मथुरा में सर्वाधिक मेले भी लगाए जाते हैं जिसकी संख्या कितनी हो जाती है? 86। उसके बाद कानपुर में कितने मेले लगते हैं? 80 मेले लगते हैं। हमीरपुर में कितने मेले लगते हैं? 79 मेले लगते हैं। सबसे कम मेले की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? पीलीभीत। एक जिला एक उत्पाद योजना में पीलीभीत किसके लिए जाना जाता है? तो ये जिला जाना जाता है बांसुरी के लिए। ठीक, और वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? गोमती। उसी के किनारे स्थित है अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जौनपुर। ठीक, और गोमती नदी क्या होती है कि गंगा में वाराणसी के कैथी नामक स्थान पर आके क्या हो जाती है? मिल जाती है। संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था? यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि कबीरदास जी का मृत्यु किस स्थान पे हुआ था? तो ये बस्ती में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मगहर। उसी जगह पे कबीरदास जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और बस्ती में एक उत्सव भी किया जाता है जिसका नाम क्या है? कबीर उत्सव। ये कबीर जी की जीवनी पर आधारित है। ठीक, तो कबीर उत्सव का आयोजन भी कहाँ किया जाता है? तो मगहर बस्ती में। और कबीर जी ने अपना शरीर कहाँ त्याग दिया था? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? बस्ती में एक स्थान है मगहर। ठीक, उसके बाद आ जाता है करंट का क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ठीक, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इसका यानी 2 देश है जिसका नाम क्या है? ईरान व अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी हो जाती है ब्यूनस आयर्स और ईरान की राजधानी हो जाती है तेहरान। ठीक, ये ब्रिक्स की कौन सी बैठक में इन्होंने आवेदन किया? तो 14वीं बैठक का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? चीन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सी जिनपिंग के द्वारा किया गया। और वहीं पे इन दोनों देशों ने क्या किया? ब्रिक्स में शामिल होने का क्या कर दिया? आवेदन कर दिया। और ब्रिक्स का जो 15वां बैठक होगा ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ठीक, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो 16 जून 2019 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो संघाई चीन में स्थित है। ब्रिक्स यानी ये लिखा गया, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। कितने देश आ जाते हैं? अभी तक इसमें कितने देश के पास ये ब्रिक्स की सदस्यता है? तो हम कह सकते हैं कि 5 देश के पास है। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल राय का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया और ये कब तक रहेंगे? 30 सितंबर तक अपने पद पर बने रहेंगे। इनके पद के बारे में यानी महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में। कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इनकी नियुक्ति किस लिए की जाती है? भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए जिसकी नियुक्ति की जाती है उन्हें बोला जाता है महान्यायवादी, जिसका प्रावधान अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया है। अगर राज्य सरकार को कानून से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए या देनी होती है तो उसके लिए नियुक्ति की जाती है महाधिवक्ता की, जिसका प्रावधान किया गया संविधान के अनुच्छेद नंबर 165 में। ठीक,
तो महान्यायवादी, अगर हम ये महान्यायवादी की योग्यता के बारे में बात करें तो महान्यायवादी की योग्यता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता, दोनों की योग्यता क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है। ठीक, भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में अधिवक्ता के पद पर कार्य किया हो, राष्ट्रपति की जानकारी में कानून का ज्ञाता हो, अगर इतनी योग्यता रखता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है वो भारत का महान्यायवादी बन सकता है। अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे तो उनका नाम है MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल राव। इनका कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया और ये कब तक रहेंगे, 30 सितंबर तक रहेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी। हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी, तो इनका नाम है केतनजी जैक्सन। ठीक, और ये कौन सी नंबर की महिला है, तो ये 6वीं नंबर की महिला है। इनके पक्ष में यानी 53 लोग इनके पक्ष में थे और ये 57 लोग इनके क्या थे, विपक्ष में थे। यानी 53 लोग चाह रहे थे कि केतनजी जैक्सन क्या करे, महिला जैक्सन न्यायाधीश बने, लेकिन 47 लोग चाह रहे थे कि ये न्यायाधीश न बने। और ये केतनजी जैक्सन जो है वो किसके स्थान पर नियुक्त की गई है, तो स्टीफन ब्रेयर के स्थान पर इन्हें क्या किया गया, नियुक्त किया गया। स्टीफन ब्रेयर के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से क्या करते हैं, इसे रिवीजन करते हैं। देखिए, बागों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये उत्तर प्रदेश का जिला है लखनऊ प्रसिद्ध है। ठीक, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है। हमने आपको कितनी बार बताया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, भारत के क्षेत्रफल का कितना हो जाता है, 7.33% हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे तो 650 किलोमीटर हो जाता है और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई की बात करेंगे तो 240 किलोमीटर हो जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाता है, हापुड़ हो जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाता है, गाजियाबाद। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाता है, ललितपुर हो जाता है। पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ है, तो ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में स्थित एक जोन भी है जिसका नाम क्या, उत्तर मध्य रेलवे, जिसका जोन कहाँ है, प्रयागराज में। उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर। तीसरा, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, तो जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर का लिंगानुपात 1024 है और सबसे कम या सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है। सबसे कम लिंगानुपात की बात करेंगे तो कहाँ को जाएगा, गौतम बुद्ध नगर का हो जाएगा, 851 है। एक जिला एक उत्पाद योजना में जौनपुर किसके लिए जाना जाता है, तो ये ऊनी कालीन के लिए जाना जाता है। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो ये ललितपुर में पाई जाती है। ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला है। एक जिला एक उत्पाद योजना में किसके लिए जाना जाता है, ललितपुर यूरेनियम के लिए जाना जाता है। किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है, किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो थारू जनजाति द्वारा किया जाता है। हमने आपको बताया थारू जनजाति की जो सुबह का भोजन है उसे कलेवा कहते हैं, जो दोपहर का भोजन है उसे मिजनी कहते हैं और जो शाम का भोजन है उसे किस नाम से जाना जाता है, बेरी के नाम से जाना जाता है। इन सब जनजातियों का भोजन जो होता है वही होता है, कह सकते हैं मांस से संबंधित है। और ये इस जनजाति के लोगों के लिए इस जनजाति के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ये जनजाति क्या करती है कि जादू टोना पर ज़्यादा विश्वास करती है। बदला विवाह का भी प्रथा है, कहने का मतलब किसी की बहन से शादी करेंगे तो उसके भाई को अपनी बहन देते हैं, ऐसा परंपरा इन जनजातियों में चलता है। विधवा विवाह का भी प्रचलन इन सब में है। और विवाह के बाद जो भोज देते हैं उस भोज को किस नाम से जानते हैं, तो उस भोज को लठ भरवा के नाम से जानते हैं। लठ भरवा भोज किस जनजाति के द्वारा दिया जाता है, थारू जनजाति के द्वारा दिया जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। माथाकौर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये माथाकौर मंदिर कहाँ स्थित है, कुशीनगर में स्थित है। हमने आपको बताया था कि मेंढक मंदिर लखीमपुर खीरी। अदरौना देवी मंदिर कहाँ स्थित है, महाराजगंज में स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू कब से किया गया, तो 1992 से लागू किया गया किसान बही योजना। प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल किस जनपद से संबंधित है, तो ये गोरखपुर से संबंधित है। गोरखपुर की शोक किस नदी को कहते हैं, राप्ती नदी। राप्ती नदी का उद्गम होता है नेपाल के रुकुमकोट से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, गोरखपुर में कितनी सेमी, 184 सेमी। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में कितनी सेमी, 54 सेमी।
मथुरा में कितने मेले लगते हैं? 86, 80 मेले। कानपुर में 79 मेले। कहाँ लगते हैं? हमीरपुर। सबसे कम मेले लगते हैं कहाँ पे? पीलीभीत। एक जिला एक उत्पाद योजना में पीलीभीत किसके लिए जाना जाता है? तो बांसुरी के लिए जाना जाता है। इतना आपको बताने का मेरा मकसद केवल एक ही है कि आपकी एकदम सारी की सारी बातें आपकी जुबान पे हो, और ये होगा, ठीक, ये होगा। मेरा एक क्या है मकसद है कि आपको क्या करेंगे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा क्या मकसद है। 10वां, संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती। बस्ती में एक स्थान पड़ता है मगहर, वहीं पे क्या किए थे? अपना शरीर त्याग दिए थे। उसके बाद 11वां क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ईरान और अर्जेंटीना। ये किस सम्मेलन में आवेदन किया? तो 14वां इसका आयोजन चीन में किया गया। अध्यक्षता किसने की? शी जिनपिंग ने किया। और 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? 16 जून 2019 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई में है, ठीक। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में। ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? 16 जून 2009 को, ठीक। अगला, भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल राय का कार्यकाल कितनी समय के लिए बढ़ाया गया? तो 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये कब तक अपने पद पर रहेंगे? 30 सितंबर 2022 तक अपने पद पर रहेंगे। हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो इनका नाम है केतनजी जैक्सन, यानी ये 6वीं महिला बनी। 53 लोग इनके पक्ष में थे और 47 लोग इनके विपक्ष में थे। स्टीफन ब्रेयर के स्थान पर क्या किया गया? इन्हें नियुक्त किया गया। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर कहाँ के राष्ट्रपति बनी? तो ये कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है फिलीपींस की। कहाँ की बनी है? फिलीपींस की राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ठीक। यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो जाता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यकाल के बारे में बात करें तो यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष हो जाता है। अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो जाता है? 5 वर्ष का हो जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद नंबर 56 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष से पहले भी वो क्या कर सकते हैं? त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति कहें या राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इस बात की जानकारी सबसे पहले किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अभी वर्तमान समय में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई है आदिवासी महिला, जिनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली आदिवासी महिला है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि दूसरी महिला कौन राष्ट्रपति चुनी गई है? तो द्रौपदी मुर्मू। अब पहली राष्ट्रपति महिला की बात करेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। इनकी योग्यता क्या हो जाती है? पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, पागल और दिवालिया न हो। इसके साथ साथ 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और जमानत राशि की संख्या कितनी हो? 15,000 रुपया हो। अगर कुल वोटों का 1/6वां हिस्सा नहीं पाता है तो इनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और इनकी योग्यता के बारे में जो प्रावधान किया गया, कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद नंबर 58 में, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का क्या किया? विश्व रिकॉर्ड किया? तो ये भारत के एक गेंदबाज है जिसका नाम क्या है? जसप्रीत बुमराह। उन्होंने क्या किया? 1 ओवर में 29 रन बनाया। टोटल अगर अतिरिक्त रनों की संख्या देख के बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 रन, ठीक। लेकिन बैट से जो रन बनाया उनकी संख्या कितनी हो गई है? 29 रन, यानी 1 ओवर में 29 रन बनाने का अब तक का क्या किया? रिकॉर्ड बनाया। ये 18 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। यानी 2003 व 4 की बात करें तो ब्रायन लारा ने बनाया था 28 रन, ठीक। तो कह सकते हैं कि 18 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा कौन? जसप्रीत बुमराह ने। अगला, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश राज्य के साथ कितने वर्षों के लिए क्या किया है? समझौता किया है। तो ये 30 वर्ष के लिए समझौता किया है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में क्या किया जाएगा? हवाई उड़ान का योजना बनाया जा रहा है। ये राज्य सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, लेकिन उसे संचालित किसके द्वारा किया जाएगा? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उसे संचालित किया जाएगा, ठीक। एयरपोर्ट ये AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1995 में की गई है। इसकी स्थापना 1995 में की गई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस
कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 3 जुलाई को, ठीक 3 जुलाई को। और अगर ये पूछा जाए कि इसका शुभारंभ कब से किया गया, तो इसका शुभारंभ किया गया 3 जुलाई 2008 से इसका शुभारंभ किया गया। 18वां क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, तो सीनी शेट्टी ने जीता है, ठीक। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, सीनी शेट्टी ने जीता है। हाल ही में भारतीय सेना, 19 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया, तो इसका आयोजन करने का जो किया गया वो स्थान कौन सा है, राजस्थान। कहाँ पे आयोजन किया गया इसका, राजस्थान में किया गया। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में हम बात करें तो राज्यपाल हो जाते हैं कलराज मिश्र, ठीक। उसके बाद मुख्यमंत्री हो जाते हैं अशोक गहलोत। बात समझ में आई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 20वें नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू किया, तो इसको शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। इसको शुरू करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं जिनका नाम क्या है, जयराम ठाकुर। यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। अच्छा, नारी नमन योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को बस के किराए में 50% का छूट देने की योजना से, यानी छूट देने के लिए इस योजना का क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है, नारी नमन योजना। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, अनुच्छेद नंबर 348 किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 348 में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए 120 नंबर का अनुच्छेद किससे संबंधित हो जाता है, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 120। उसके बाद 210 के बारे में पूछे तो राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 210। 350 किससे संबंधित है, तो 350 में कहा गया व्यथा निवारण के लिए भाषा। 350 क में कहा गया मातृभाषा में क्या दी जाएगी, शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। एक बार इसे फिर से क्या करते हैं, तेजी से रिवीजन करते हैं। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर कहाँ के राष्ट्रपति बनी, तो ये चुने गए हैं फिलीपींस। इनका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का होगा। टेस्ट क्रिकेट, यानी हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया, तो ये जसप्रीत बुमराह ने कितने रन बनाए, बैट से 29 और टोटल रनों की संख्या देखा जाए तो 35। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश राज्य के साथ कितने वर्षों के लिए समझौता किया है, तो उत्तर प्रदेश के साथ 30 वर्ष के लिए समझौता किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया, 3 जुलाई को, और इसकी शुरुआत कब की गई, 2008 से किया गया। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, सीनी शेट्टी ने जीता। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया, तो राजस्थान में किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू किया, हिमाचल प्रदेश, जिसका उद्देश्य क्या है कि बस के किराए में 50% की छूट देना, किसको, महिलाओं को। अनुच्छेद नंबर 348 हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान, 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। जो तीनों जगहों पर भाषा प्रयोग की जाएगी उसका नाम है इंग्लिश और हिंदी। 350 में कहा गया व्यथा निवारण के लिए भाषा। 350 क में कहा गया मातृभाषा में क्या दी जाएगी, शिक्षा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आएगी, और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।